नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया जीके की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा इंडिया पॉलिटी के क्वेश्चंस पे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने जो ग्रुप्स में उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, लेकिन जो इसके परमानेंट बाद में प्रेसिडेंट बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, बाय ब्रिटिशर्स, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। नाइनटीन 46। जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जो टोटल मेंबर थे वो थे 389। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज द हेड ऑफ कमेटी ऑन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके साथ साथ ये एक कमेटी के भी और हेड थे जो थी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट। तो ये बाकी के देख लेते हैं, ये कौन कौन सी कमेटी के हेड थे। बी आर अम्बेडकर जी, ये हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। जवाहरलाल नेहरू थे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो ये इनके हेड थे। और जो महात्मा गांधी हैं ये किसी भी कमेटी के हेड नहीं थे। साथ ही ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 389 मेंबर थे ये उनमें भी नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रतीक था। वो लोयन है यानी शेर, बाघ, हाथी या घोड़ा। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, एलिफेंट यानी हाथी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द लीगल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। वो बी एन राव थे, एस एन मुखर्जी थे, महात्मा गांधी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बी एन राव। ये जो एस एन मुखर्जी हैं ये थे चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। पहली ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कार्यपालिका विधानमंडल का अंग है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब है जो भी हमारे ये मंत्री हैं ये सभी पार्लियामेंट के सदस्य हैं। ये अमेरिका की तरह नहीं है कि जहाँ पे जो मंत्री हैं उन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है वहाँ पे कि जो मंत्री हैं वो इनके लेजिस्लेचर के पार्ट होने चाहिए। वो उसमें प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो किसी को भी मंत्री बना सकता है। दूसरी ऑप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। ये गलत स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। तो जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के, ना कि राज्यसभा। यानी ये जितने भी मंत्री वगैरह हैं ये जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो तीसरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और चौथी ऑप्शन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, यानी राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जो इसका ये आंसर है वो है ऑप्शन बी ही, यानी राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है मंत्रिपरिषद। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडोप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है। वो जर्मनी है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। तो जो ये जर्मनी है यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो साउथ अफ्रीका है यहाँ से लिया गया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अमेंड होगा वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से, यानी जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाएगा ये भी साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहां से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, जो इंडिया में सब्जेक्ट्स हैं ये 3 लिस्ट में बांटे गए हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। इसके साथ साथ जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कभी ऐसी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में तो उसे जॉइंट सीटिंग के द्वारा हल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या 12 हैं। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 11। इसमें जो 11वां है ये डाला गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, और ये था क्या, ये था फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन
आइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये लिए कहाँ से गए हैं, तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर से, यानी रशिया। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कब गया था, ये डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51A। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसमें ये जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें आसानी से कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी सार्वजनिक पर्स के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। वो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी वित्त मंत्री, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, या सुप्रीम कोर्ट, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और ये काम करता है यानी होल्ड्स ऑफिस फॉर 6 years और 65 years ऑफ एज। यानी ये अपॉइंट होता है 6 साल के लिए, या फिर ये 65 साल की उम्र होने तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। और अगर इसे रेजिग्नेशन देना हो तो ये भी देता है रिजाइन टू, यानी रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और इसे ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। और जो इसकी सैलरी है वो इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के। और ये काम क्या करता है, ये जितनी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट होगी, या जितनी भी ये गवर्नमेंट एंटिटी हैं, इनके जो अकाउंट्स हैं उन्हें चेक करता है। तो ये मैंने तकरीबन ये सारा सा ही बता दिया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। इसका ये और लिख लो कि ये आर्टिकल 148 में है इसका उल्लेख। ये 148, 149 और 150 इनमें बताया गया है कि कौन है, क्या करेगा, ये वगैरह। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू क्वैश द जजमेंट, यानी निर्णय को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। वो हिबस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, या मैंडेमस है यानी परमादेश, या प्रोहिबिशन है या निषेध, या सरसरी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। दोस्तों रोक के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। तो वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो रिट्स हैं ये टोटल 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक हिबस कॉर्पस, एक मैंडेमस, एक प्रोहिबिशन, एक सरसरी, और एक होती है क्यो वारंटो। तो आइए जान लेते हैं इन रिट्स के बारे में। तो जो हिबस कॉर्पस है ये रिट इशू तब होती है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बंदी बना लेता है, तो आप कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट तब ये रिट इशू करेगी। हिबस कॉर्पस इसका मतलब भी होता है टू हैव द बॉडी, यानी जो कोर्ट है वो पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। तो जो अगली रिट है मैंडेमस यानी परमादेश, इसका मतलब है जो कोर्ट है वो किसी बॉडी को कमांड करती है कि आप ये काम करो या ये काम मत करो, यानी टू कमांड।
और ये जो प्रोहिबिशन है इसका मतलब है कि कोर्ट किसी बॉडी को रोकती है, यानी प्रोहिबिट करती है फ्रॉम टेकिंग केस बियॉन्ड इट्स लिमिट, यानी टू प्रोहिबिट बॉडी फ्रॉम टेकिंग केस बियॉन्ड इट्स लिमिट। यानी कोई ऐसी बॉडी है जो ऑथराइज नहीं है ये काम करने के लिए, अगर वो कोई केस लेती है तो इस रिट के द्वारा कोर्ट उसे रोक देगी। और जो एक को वारंटो है, इसमें कोर्ट पूछती है व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी अगर सिंपल और देसी भाषा में कहें तो भाई तू है कौन, कोर्ट ये पूछती है, ये व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी आप इस कुर्सी पे बैठे हैं तो आप हो कौन, आप ये इस कुर्सी पे बैठने के लायक हो भी या नहीं हो, तो ये है इसका मतलब। तो आइए इसके बारे में कुछ और बाकी के एक दो फैक्ट्स और जान लेते हैं। तो ये जो रिट्स हैं ये ली गई थी इंग्लैंड से, और जो सुप्रीम कोर्ट है जो वो रिट इशू करती है वो करती है आर्टिकल 32 से, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और जो हाई कोर्ट है जो वो रिट इशू करती है वो करती है अंडर आर्टिकल 226। जो ये सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है ये करती है सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। और जो हाई कोर्ट है ये रिट इशू करती है किसी भी राइट के लिए। और एक और बात, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और आप हाई कोर्ट जाते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को वहीं पे ही रिस्टोर करेगा, वो आपके केस को किसी और ट्राइब्यूनल वगैरह में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यानी नो ओब्लिगेशन। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ओब्लिगेशन है कि उसे आपका फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर करना ही पड़ेगा। अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर विच आर्टिकल, यानी समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। वो आर्टिकल 40 है यानी अनुच्छेद 40, आर्टिकल 42 है यानी अनुच्छेद 42, या आर्टिकल 44 है यानी अनुच्छेद 44, या आर्टिकल 45 है यानी अनुच्छेद 45। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 44। ये जो आर्टिकल 40 है ये रिलेटेड है विलेज पंचायत से। और जो आर्टिकल 42 है ये रिलेटेड है ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी ये बेसिकली वर्करों के लिए है कि उनको एक ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी जो रिलीफ है ये देनी चाहिए। और जो आर्टिकल 45 है ये है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 ईयर, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 0 to 6 ईयर्स। और ये जो जितने भी आर्टिकल इसमें लिखे गए हैं ये हैं सभी के सभी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स। तो ये DPSP, पहली बात तो ये लिए कहाँ से गए थे, ये लिए गए थे
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये है पार्ट 4 में, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और बात कि ये नॉन एनफोर्सिएबल है, यानी आप ये सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि इन्हें लागू कीजिए। ये सरकार इन्हें लागू तब करेगी जब उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज होंगे इन्हें लागू करने के लिए। जैसे ये जो मैंने अभी आर्टिकल बताया, आर्टिकल 45, इसकी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई थी। पहले था कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, जो कि अब ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। मतलब कि 2002 में सरकार के पास पर्याप्त साधन थे कि जो ये डीपीएसपी थी इसको सरकार दे सके आसानी से। तो ऐसे ही करते करते अगर सरकार के पास पर्याप्त साधन हो जाते हैं तो वो इन्हें, जितने भी डीपीएसपी हैं, इन्हें लागू करना शुरू कर देगी। जैसे ही आप देखते होंगे कि कुछ, जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता। वो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी विधान परिषद, इसके जो सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है इसमें वोट सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि इलेक्ट होके आया है, चाहे वो राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, या लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। लेकिन जितने भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, चाहे वो इलेक्ट होके आए हों या नॉमिनेट होके आए हों, ये वोट नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर राज्य के पास नहीं है। तो दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइएगा कि भारत में किन किन राज्यों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो अगले क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन डैश ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, यानी मंत्री परिषद सदन की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होने चाहिए। वो 5% है, 10% है, 15% है, या 20% है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15%। और ये जो नियम है ये सरकार लेके आई थी 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। और इसमें एक और है कि जो दिल्ली और पुदुचेरी है इसमें ये लिमिट है 10% की। जैसे बाकियों में तो 15% और दिल्ली और पुदुचेरी में ये है 10%। तो अगला क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, या स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो जो इसका सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो जॉइंट सिटिंग है इसे बुलाता कौन है, इसे बुलाता है प्रेसिडेंट। लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो एब्सेंट है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, फिर करेगा डिप्टी स्पीकर। लेकिन अगर कभी ऐसा हो ये डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो फिर करेगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अगला क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग बिल वुड बी लैप्स, यानी लोकसभा के भंग होने पर निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक व्यापक हो जाता है। पहली ऑप्शन है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट रीच्ड लोकसभा, यानी राज्यसभा में बिल लंबित है लेकिन लोकसभा नहीं पहुंचा। दूसरी ऑप्शन
बिल पेंडिंग इन लोकसभा, यानी लोकसभा में बिल लंबित है। तीसरी ऑप्शन, बिल अवेटिंग प्रेसिडेंट कंसेंट, यानी राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा विधेयक। चौथी ऑप्शन, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया लेकिन राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी बिल पेंडिंग इन लोकसभा। दोस्तों, जब सरकार के 5 साल हो जाते हैं तो जो लोकसभा है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है और उसके जो जितने भी सारे कामकाज होते हैं, जितने बिल होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं। तो इसमें से कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होते? तो एक तो होता है बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट रीच्ड लोकसभा, ये लैप्स नहीं होता। दूसरा, बिल अवेटिंग प्रेसिडेंट कंसेंट, ये लैप्स नहीं होता। तीसरा, बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी ये मैंने बताया भी था कि प्रेसिडेंट अपनी वीटो का इस्तेमाल करके बिल को वापस भेज देता है कि आप इसे एक बार और रिव्यू कीजिए, तो वो बिल लैप्स नहीं होता। और इसके साथ साथ अगर प्रेसिडेंट ने एक बिल पे कह दिया कि ये जॉइंट सीटिंग के द्वारा हल किया जाएगा तो वो बिल भी लैप्स नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ये एल.एम. सांघवी कमेटी है, जी.वी.के. राव कमेटी है, या अशोक मेहता कमेटी है, या दिनेश गोस्वामी कमेटी है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। ये कमेटी रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से। ये जो बाकी की 3 कमेटी हैं प्लस अगले पेज पे लिखता हूँ, ये जितनी भी ये 3 है पिछली जमा एक ये बलवंत राय मेहता, गडगिल कमेटी, और ये थंगोन कमेटी। यानी ये जितनी 6 कमेटी हैं ये सभी रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम से। और जो पंचायती राज सिस्टम है भारत का, उसका जनक कौन है? वो है बलवंत राय मेहता। और ये पंचायती राज सिस्टम इंडिया में लाया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। अगर ये पूछ लें कि जो पहला कौन सा जिला है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम आया भारत में, तो वो है नागौर, राजस्थान में। और यहाँ पे आया था 2 अक्टूबर 1959 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।